क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 5 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे पेड ग्रुप की जानकारी वैसे मैंने आखिरी में दे रखी है इस वीडियो के। आप लोग जो है 9650347272 से पर जो है बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, इनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक पैरासाइट है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा बिजनेस होता है हनी बी का, मतलब यानी कि जो है ये हनी का, मधु का, ठीक है। तो और ये परिजीवी जो है, पैरासाइट जो है, ये हनी बी में ही रहता है और एक हनी बी से दूसरी मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी में चला जाता है और पूरी की पूरी कॉलोनी साफ़ कर देता है हनी बी की। तो अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ ने कई सारी हनी बीज खुद ही मार दी कि ज़्यादा जो है ये फैले लेना, पैरासाइटिक प्लेग फैले ना, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया का है, इसका नाम है वरोवा माइट। वरोवा माइट है और पैरासाइट होता है ये, ध्यान रखना बस, ठीक है। तो और किस कलर का दिख ही रहा है, ब्राउन और रेडिश टाइप का है और जो है एक से दूसरी हनी बी में जा सकता है और बहुत ज़्यादा मतलब डिक्लाइन कर देता है। ये पूरी हनी बी की कॉलोनी उड़ा देता है, ठीक है। और जो है हनी बी पे ही जिंदा रहता है, परजीवी यही तो होता है, जिसके ऊपर जिंदा रहता है उसी को धीरे धीरे कमज़ोर करता रहता है, मारता रहता है, ठीक। अगला टॉपिक है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म के लिए कहा जा रहा है कि भाई साहब ये 3 जो कंपनियां हैं ना, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की है, स्पेस एक्स इलॉन मस्क की है और ये वर्जिन गैलेक्टिक जो है ब्रेंडन जॉनसन करके कुछ नाम है उनकी है, ठीक है। तो ये लोग, ये जो स्पेस टूरिज़्म बढ़ रहा है तो इससे क्लाइमेट चेंज जो है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा खतरा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जो इससे जो है आपकी कालिख निकलती है, सूट जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादा गर्मी को जो है अपने अंदर एब्जॉर्व करती है, अवशोषण करती है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। तो जो सूट एमिशन है फ्रॉम द रॉकेट लॉन्चेस आर फार मोर इफेक्टिव एट वार्मिंग द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू अदर सोर्स। और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन जो हमारी परत है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जिसकी वजह से हमको यूवी रेस से खतरा नहीं होता है। तो वो वाली उसको मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कई सारे थे, उनको रोकने के लिए, ताकि ओजोन का छेद होता जा रहा था ध्रुवी जो एरियाज़ हैं, मतलब पोलर एरियाज़ में, अंटार्कटिका और इधर। तो उसको जब ओजोन डिप्लीटिंग सोर्सेस जो सब्सटेंस है उनको हम नहीं यूज़ करेंगे तो जो है ओजोन डिप्लीट नहीं होगी, ठीक। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी मतलब एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक मिसाल मानी जाती है कि इसमें फेज वाइज धीरे धीरे कहा गया था कि सब लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को घटाओ, ठीक। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और ओजोन से संबंधित कौन सा है, वियना कन्वेंशन है, ठीक। तो ये काफ़ी मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ये स्पेस टूरिज्म जो चल रहा है इसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो हमारी प्रोग्रेस हुई थी इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो सब रिवर्स हो सकती है, ठीक। ये इन्होंने बताया है और ये कहा है यूएनईपी ने कि अगर ओजोन से संबंधित, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोकने से संबंधित जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना होता तो 10 गुना से ज़्यादा जो है ओजोन डिप्लीट हो जाता हमारा 2050 तक, ठीक। अगला टॉपिक है ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये जो है ये हमारे पूर्वज हैं, मतलब हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, ठीक है। और ये अभी जो हम लोग बोले जाते हैं वो क्या बोले जाते हैं, होमो सैपियंस। जिन लोग का एंथ्रोपोलॉजी जो है ऑप्शनल है वो लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। होमो सेपियंस बोला जाता है, जैसे ह्यूमन रेस जो है, तो जैसे कई सारे, जैसे टाइगर है तो पैंथरा टाइग्रस, तो जो टेक्सा वाला जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, वैसे ही होमो सेपियंस बोला जाता है ह्यूमंस को अभी के। ये होमोनिल लिन बोले जाते हैं, ठीक है, होमोनिन, ठीक है। और ये अभी जो है पाए गए हैं साउथ अफ्रीका के स्टर्क फॉन्टेन केव में, ठीक। इसको मानवता का जो है पलना भी बोला जाता है, क्रेडल ऑफ द ह्यूमंस भी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में है ये स्टर्क फॉन्टेन केव। यहाँ पे जीवाश्म मिले हैं अभी ऑस्ट्रालोपिथेकस के, ठीक है। और ये कहा है कि भाई साहब ऑस्ट्रालोपिथेकस जो है 10 लाख साल पुराने हैं, जो मतलब हमें पहले लगता था कि इससे पहले जो है थे ही नहीं, होमोनिन तो थे, ठीक। ये इनके जीवाश्म से जो है कार्बन डेटिंग करके पता चला है।
और ये जो होमोसेपियंस हम लोग जो है अभी जितने सालों से आए हैं होमोसेपियंस, उससे कई सालों तक, लाखों सालों तक ये रहे थे, हालांकि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, होमोनिन। तो ये वाली चीज़ है। स्टर्क फाउंटेन केव कहाँ पर है? आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और ये ऑस्ट्रालोपिथेकस का मतलब ये नहीं समझ लेना कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है, ये अभी साउथ अफ्रीका में पाया गया है। और उसको दक्षिणी वानर भी बोलते हैं, होमोनिन भी बोलते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टर्क फाउंटेन केव को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बोला जाता है। 47,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल साइट है ये। ठीक, हेक्टेयर है, पूरा प्रसारण कालीन स्थल है। ठीक, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको तमगा मिला हुआ है यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पर जो है जीवाश्म भी होमोनिन के मिले थे। ठीक, अब तो मेरे से 5-6 बार मैंने बताया तो याद ही हो जाता होगा। अगला टॉपिक है इंटरनेट शटडाउन। अब देखो कहीं पे भी अभी क्या हुआ था कि लाइव स्ट्रीम करते हुए कन्हैया लाल जो तेली थे आपके उदयपुर के, तो उनका गला वाला काट दिया गया। ठीक, तो उसको लाइव दिखाया गया था इंटरनेट पे। तो काफ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया जीएस पेपर 3 में आपका आता भी है। ठीक, तो उसमें क्या है सिस्टम कि देखो सोशल मीडिया टू वे कम्युनिकेशन हो गया। हम भी कर, पहले क्या था, न्यूज़ आती थी हम बस सुन लेते थे। अब हम लोग न्यूज़ को आगे स्प्रेड भी करते हैं, खुद भी जो है अपने तर्क रखते हैं। तो सोशल मीडिया का उपयोग दोनों तरीके के लोग कर सकते हैं, देश की सुरक्षा को भंग करने वाले भी, देश की सुरक्षा को बढ़ाने वाले भी। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, जब लोग जो है खाली सुरक्षा को के लिए खतरा बनने लगे, तो इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। ये तर्क गवर्नमेंट का है और रेडली यूज़ कर रहा है इसको जो है इंटरनेट शटडाउन को एज ए लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी का या फिर प्रशासनिक जो है मेज़र की तरीके से। ठीक, तो ये किया जा रहा है। तो इसी संबंधी एक संस्था है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, लीगल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में काम करती है। इसने बताया कि 2012 से 665 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया है। कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं करती, तो पता नहीं चलता है कि इंटरनेट शटडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसमें जो है चाहे मोबाइल का इंटरनेट हो, चाहे जो है फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड हो, सब बंद हो जाता है। ठीक, और इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट को जो है रोकने वाला देश है, ऐसा बताया गया है। नंबर के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ था आपका, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में ही हुआ है 2012 से 411 बार। और सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला भी जम्मू एंड कश्मीर में ही हुआ है, 552 वाला दिन, जब आपका 370 हटाया गया था उसके बाद से। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, राइट टू इंटरनेट क्या मौलिक अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? ठीक, अगला टॉपिक है काई चटनी। अब ये वाली जो ये एंट होती है लाल वाली, ठीक है, इसको रेड वीवर एंट भी बोलते हैं। हमारे गांव में तो उसको बिमटा बोलते हैं। बिमटा चबाए लेते तो बहुत जोर जो है दर्द होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि मतलब ऐसे तो बोलते नहीं, लेकिन मतलब ये है कि बिमटा या फिर रेड एंट, वीवर एंट, ये पत्तों का जो है पूरा घर बनाता है। और हम लोग जब छोटे थे तो जो है जाके उस वो बॉल टाइप का वो बन जाता तो उसको मारते तो उसमें से एक साथ गिरते थे। लेकिन भैया बहुत बुरा काटते हैं, बहुत बुरा काटते हैं, ध्यान रखना इससे। लेकिन यहाँ पर ओडिशा में अभी क्या है कि इनको जो है इनसे एक एक खाद्य वाली मतलब फूड की डिश बनती है जिसको बोलते हैं काई चटनी। तो काई चटनी जो है उड़ीसा की है और इसको वहाँ पे जीआई टैग दिलाने की बात की जा रही है, जिससे कि वहाँ के लोकल्स को जो है, जो लोग इसका बनाते हैं, उनको एक रिकॉग्निशन मिले, डुप्लीकेसी ना हो, वैल्यू उनकी बढ़े, रेपुटेशन बढ़े और उनके जो है दाम भी उनको अच्छे मिले। तो उड़ीसा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं वो इसको बड़े अच्छे से खाते हैं। और ये काफ़ी जो काई चटनी है काफ़ी जो है पोषण युक्त भी होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ठीक, तो क्या कोई है जिसने खाया है, बताइए ज़रूर। तो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फूड कैटेगरी में मिलेगा। और आप लोगों को मैंने कई बार बताया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता। और इंडिया और या फिर इंडिया के बाहर का भी कोई अगर है देश अपना गुड्स को यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लेना चाहता है तो मिल सकता है उसे। ठीक, तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में काई चटनी बनाई जाती है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आपका प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन B12 है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम, सब कुछ मतलब प्रतिरोधक क्षमता हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। अच्छा बताइए, वो कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं? एक तो मैंने लिखते लिखते बोलते बोलते लिख दिया है, दूसरा भी बताइएगा। ठीक, ये जो रेड वीवर एंट होती है इसका वैसे क्या नाम होता है? ओकोफाइला
समाराग दीना। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। अगला टॉपिक है अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक क्या है, अगर धरती के आप ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक, तो कई सारी प्लेट्स होती हैं जो अपर क्रस्ट, ठीक, जो ये वाला एरिया है अपर क्रस्ट, और जो अपर मेंटल है, ठीक, अपर मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होता है, फिर इनर कोर होता है। तो जो अपर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल जो है, ये इस पे प्लेट्स होती हैं कई सारी। प्लेट मतलब वो थाली नहीं जो हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार से प्लेट्स होती हैं, जो कि मतलब वो ओशियानिक प्लेट भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। तो उनका मूवमेंट होता है और उसकी वजह से जो हमारे रॉक्स हैं उनमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जब वो स्ट्रेस का लेवल जो है उनकी लिमिट से बढ़ जाता है तो वो रॉक जो है टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से जो है जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग अर्थक्वेक की तरह देखते हैं। ठीक, तो धरती के अंदर जहाँ पर ये स्ट्रेस जो है लिमिट तोड़कर जहाँ से एनर्जी निकलती है, सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो सरफेस पे अगर जो भी मतलब जगह बनती है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। ठीक, और ये क्यों होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है प्लेट्स की। ठीक, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी इससे संबंधित है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक को देखो मेजर करने का भी समझ लेते हैं। तीन स्केल होते हैं वैसे तो, मरकाली और रिएक्टर। रिएक्टर स्केल आपने जो सुना होगा कई बार, जैसे ये लिखा हुआ है 5.9 जो है उसका रिएक्टर स्केल था। अब रिएक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड मापता है, ध्यान रखना, तीव्रता को मापता है। वहीं जो मरकाली स्केल है उसमें देखो आखिरी में आई है, तो छोटी सी ट्रिक है कि इंटेंसिटी को मापता है। ठीक, और एक जो है मॉडिफाइड मरकाली स्केल होता है, वो दोनों को जो है लेके चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अर्थक्वेक से संबंधित कुछ यहाँ पे बातें थी जो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दी। फिर भी ना कुछ समझ आए तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे बोला है कि जब स्ट्रेस से ज़्यादा इलास्टिक जो उसका लोचपन होता है, लोचदारपना होता है रॉक का, उससे स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि उसकी इलास्टिक लिमिट ही ब्रेक हो जाए, तब हीट और एनर्जी निकलती है। और सिस्मिक वेव्स भी कई तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं। ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। वहीं जब ऊपर जाके वो जो है धरती की सतह पे आके जब चलती हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो है सरफेस बॉडी वेव्स हो गई, और जो है सरफेस वेव। सरफेस वेव्स दो तरीके की होती हैं, आपकी रेले और लव वेव्स। ठीक, तो PSLR करके ऐसे याद कर सकते हो आप। बहुत आसान चीज़ें हैं, NCERT से पढ़ना है, कोई मटेरियल जो है नहीं खरीदने की ज़रूरत है। सब कुछ NCERT में ही है, और करंट अफेयर अच्छे से जो पढ़ा है उसको आप पढ़ो। ठीक, इंटीग्रेट करो और जो है लिखने की, टेस्ट लगाने की कोशिश करो, ताकि भाई सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ मटेरियल कलेक्शन करने से तो कुछ भी नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, फिर आपको उसको पढ़ना भी है, तो मटेरियल उतना रखो जो आप पढ़ पाओ, रिवाइज कर पाओ कई बार। ठीक, इतना मटेरियल मत लेना, कोई कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं जो खाली कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि कॉपी पेस्ट वाले खाली मटेरियल की बात करेंगे, वो पढ़ाना, डाउट सॉल्व करना, काउंसलिंग करना, गाइडेंस करना, मेंटरशिप, वो तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता ना। तो वो उसकी बात करेंगे नहीं, सिर्फ वो कहेंगे हम मटेरियल ले लो, क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वालिटी बिल्कुल नील है उनकी। ठीक, तो वहाँ पर सिस्टम ये है कि आप मटेरियल तो बिल्कुल उसके पीछे मत भागो, उसको पढ़ो, रिवाइज कर पाओ कई बार, उसी को करो, तो NCERT सबसे बेस्ट है। और उसके बाद जो है फिर आप वो पढ़ क्यों रहे हो, क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने के लिए, तो आंसर सॉल्व करो, मेंस आंसर सॉल्व करो, बेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, सिलेबस अच्छे से सीखो, फिर जो कमियां हैं, फिर देखो अब टेस्ट वेस्ट हो जाए तो उसका इवेल्युएशन भी करना जरूरी है। आप फ्री के चक्कर में टेस्ट लगाते जा रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना है, 5 साल तक आपसे वो पैसे हटते रहेंगे। ठीक, उसके बाद आप खुद ही छोड़ दोगे। तो वहाँ पे टेस्ट मैं कहता हूँ टेस्ट जो है 100, 150, 2000 लगाने की जरूरत नहीं है। आप 10 क्वेश्चन लगाओ, 5 क्वेश्चन रोल लगाओ, लेकिन उसको समझो कि भैया क्या चीज़, क्या गलती हुई और क्या सुधार करना है। अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो ना, कितने भी टेस्ट लगा लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन वहाँ जाके दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है, डेली इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। और फिर उससे जो है फीडबैक लीजिए, फीडबैक लेके जब फिर से आप पढ़ोगे तो उन चीज़ों को ध्यान रखो और फिर टेस्ट दो। ठीक, ये सर्कुलर जो एजुकेशन सेटअप है, इसको आपको अपनाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। सबको पता है चाइना ने एक अपनी जो है औपचारिक रूप से एक जो है स्कीम चालू करी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है भाई साहब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे,
कंट्रीज़ को जोड़ेंगे, अपना सामान जो है इधर से उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अच्छा होगा। इसी प्रकार से यूएसए ने लीड करते हुए एक जो है प्रोग्राम चालू किया, इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए पार्टनरशिप को ये यूएसए ने लॉन्च किया है वैसे, और लेकिन सभी के लिए है। इसमें ये कहाँ G7 की जो मीटिंग हो रही थी जर्मनी में, G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और यूरोपियन यूनियन भी आती है। ठीक है, तो इन्होंने $600 बिलियन की पार्टनरशिप ये लॉन्च किया है अभी जर्मनी में, और इसमें इंडिया भी था, स्पेशल इन्वाइटी की तरह किया हुआ था। अब इसमें देखो कैसे इन्होंने कई चीज़ों पर ध्यान दिया है, जैसे बता रहा हूँ। चाइना क्या करता है, चाइना जैसे पाकिस्तान में बना रहा है आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उनको कोई ग्रांट नहीं देता, अनुदान नहीं देता है, उनको लोन देता है। ठीक, कि भैया लोन ले लो और ये जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाएंगे। ठीक है, लोन तो नहीं चुका पाते हैं, पाकिस्तान तो वैसे भी आपको पता नहीं चुका पाएगा। चाय वाय तक तो मना कर रहा है कि मत पियो, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती है, पैसा नहीं है उनके पास। ठीक, तो दे ही नहीं पाएगा। कई और कंट्रीज है वो नहीं दे पाते हैं, तो चाइना जो है समझौते में एक क्लॉज रखता है कि फिर ये हमारा हुआ और हम इसको ऑपरेट करें। तो इस तरीके से ये एक नए तरीके का जो है उपनिवेशिक काल जो है चालू कर दिया गया है। नियो कॉलोनिज्म इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूएसए ने कहा कि ये किस तरीके से अलग होगा, जो कमियाँ हैं कि ये वैल्यू ड्रिवन होगा। ठीक, मूल्य संचालित होगा। इसमें ये नहीं होगा कि खाली आपको जो है आपका ऋण ना दे पाओ और हड़प लें। हाई इम्पैक्ट होगा काफ़ी, मतलब जो लो, अब ये किसके लिए किया जा रहा है? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना ये सब। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़े। प्रभाव किस पे पड़े? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब चीज़ों पे। ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप, ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पारदर्शिता होती नहीं है। चाइना जो है बेवकूफ़ बनाता है, फिर हड़प लेता है। तो चाइना की इसको क्या बोलते हैं? चेकबुक डिप्लोमेसी बोलते हैं। चेकबुक डिप्लोमेसी, ये जो चीज़ें आती रहती ना, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि यहीं से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सॉफ्ट पावर, कई बार मैंने बोला, और यूपीपीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आया था। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम हमारे जो मतलब हमारी कोई साठ गांठ है, जो वो साठ गांठ वाले हैं वो तो मानते हैं, जो कहते हैं कि पापा है हमारे आयोग, तो वो लोग जो है वो ये कह सकते हैं डायरेक्टली आया, तो वो बात अलग होगी। लेकिन यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं पेपर को, समझते हैं क्या डिमांड है और क्या पूछा सकता है, और एक कम्प्रिहेंसिव व्यापक रूप से जो है करंट अफेयर और उसको सामान्य जो अध्ययन है उससे जोड़ के पढ़ाते हैं, जिससे आपका जो है एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं, अच्छे मार्क्स उसमें अर्जित कर सकें। ठीक, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे देखो इन्होंने ये भी कहा है कि यूएसए और उनके एलाइज की आर्थिक और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। अगला टॉपिक है जीएसटी ऑन डेयरी प्रोडक्ट। आप लोगों को मैंने बताया था कि डेयरी प्रोडक्ट पहले नहीं थे जीएसटी में, अब आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि कई सारे प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड जो है दही होता है, लस्सी होता है, बटर मिल्क, छाछ वाछ होते हैं, तो अब ये इन पे 5% जो है आपका जीएसटी लगेगा। साथ ही साथ कुछ मशीनरी ले रहे हो भाई साहब, मिल्क और इन सब से डेयरी वाले जो है मशीनरी, तब उस पर 12% नहीं बल्कि 18% जो है जीएसटी लगेगा। अब ये सब जीएसटी कोई चीज़ नहीं आएगी तो भाई साहब क्या होगा? क्रिटिसिज्म होगा, लोग जो है परेशान होंगे कि भैया दाम बढ़ जाएंगे, लोग खरीदेंगे नहीं, या जो भी है। तो कई सारे कोऑपरेटिव्स इस पे फियरफुल हो गए हैं, फार्मर्स भी फियरफुल हो गए हैं कि लोग खरीदेंगे नहीं। आपको बता दें यहाँ पे कि यूपी, स्पेशल फैक्ट है यहाँ पर कि यूपी भारत का सबसे ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, और यहाँ पर एक प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है जिसने कहा है कि हम क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस जीएसटी का डेयरी और प्रोडक्ट और मशीनरी पे, इसको जो है हम मूल्यांकन करेंगे, आंकलन करेंगे। ठीक, यूपी इज़ द फर्स्ट स्टेट, मतलब इन द रैंकिंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। इंडिया की जो वनस्पति और जीव है, यानी कि फ्लोरा फौना जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दुनिया में। जो जितने भी फ्लोरा फौना है ना, तो उसमें इंडिया अकेले कितना देता है भाई साहब? 6.1% जो है फॉनल जो डाइवर्सिटी है जीव वाली, वो भारत में ही है दुनिया की। 1 लाख से ज़्यादा स्पेशीज़ हैं फौना की, यानी कि जीव की। और वहीं अगर देखा जाए तो फ्लोरल यानी कि वनस्पति की भारत में कितनी जो है स्पेशीज़ हैं? 55,000 करीबन है। ठीक, 2021 का आंकड़ा है ये। और इसमें जो है जो नए 540 फॉनल स्पेशीज़ अभी जोड़े गए हैं। ठीक, 540 स्पेशीज़ ऐड किए गए हैं फॉनल डेटाबेस में, यानी कि जीव वाले में।
तो उसमें 406 तो बिल्कुल नए डिस्कवरी हैं और 134 नए रिकॉर्ड जोड़े गए इंडिया में। ठीक, इतना ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए कि नई स्पेशीज जो जुड़ी गई सबसे ज़्यादा उसमें मैमल हैं और फिर रेप्टाइल है और फिर स्पेशीज ऑफ पिसेस है। पिसेस मतलब आपका मीन होता है। ठीक, एक नई जो है नया मैमल जो स्तनपाई जोड़ा गया है, ध्यान से सुनिए, एक चूहा है, सिंपल सी बात बताऊँ, और सफ़ेद दांत वाला चूहा है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोसीड्यूरा नारकोंडमिका। ठीक, तो नारकोंडम आइलैंड जो है आपका अंडमान निकोबार, वहाँ पे किया गया है। अंडमान निकोबार में बताइए वॉल्केनो है, ठीक है ना, एक एक्सटेंट है, एक जो है डॉर्मेंट है, मतलब एक्टिव कहीं कोई हो जाता है, उनके नाम बताइए कमेंट करके। और रेप्टाइल भी डिस्कवर किए गए 2021 में, जैसे कि बोइगा विटाकरी या फिर विटेकर्स कैट स्नेक बोल सकते हैं, वेस्टर्न घाट, फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो डिस्कवरी हुई है वो जीवों में, वो किस में हुई है? हाइमेनोपेट्रा के जो है फॉनल ग्रुप से हुई हैं। ठीक, दुनिया के जितने भी जीव हैं उसमें 6.1% जीव जो है भारत में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है न्यू पाथवे टू रेगुलेट नाइट्रेट ऑब्जर्वेशन इन प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट संबंधित है। देखो, जो एटमॉस्फेयर में हमारे वायुमंडल में, धरती के वायुमंडल, सबसे ज़्यादा कौन सी भैया गैस है? नाइट्रोजन है। ठीक, और नाइट्रोजन आप देख लो, यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक, आपका प्लांट की ग्रोथ में नाइट्रोजन ने बहुत बड़ा जो है योगदान करता है। तो कई प्लांट्स कैसे भैया? एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को लेता है। ठीक है, और जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो उसको हेल्प करता है कि जो है सॉइल से जो है नाइट्रोजन को निकाले, नाइट्रेट्स की तरह जो है एब्जॉर्ब करे, अवशोषण करे। अवशोषण मतलब कि एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, उसको सोख ले। तो क्या है कि ये अभी एक नया तरीका इसमें दिखाया गया है कि नाइट्रेट जो एब्जॉर्प्शन करता है प्लांट, वो उतना ही करे कि जितना उसको जरूरी है। कई बार क्या देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कर लेता है तो एक्सेस वाला फिर वो फेंक देता है, ख़राब कर देता है। तो रेगुलेट कर सके, इसीलिए रेगुलेट वर्ड यहाँ पे किया गया, वेने में जितनी ज़रूरत है उतना करो। तो देखो इसमें क्या है कि एक तरीके का यहाँ पर एक जीन होता है, मैड्स27 बोलते हैं। पहले तो देखो हार्मोन होता है ऑक्सिन नाम का, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वेल डेवलप्ड जो रूट होती हैं प्लांट्स की, वो इन्फ्लुएंस करती है नाइट्रेट ऑब्जॉर्प्शन को। ठीक, अब इसी में जो है ऑल्टरनेट पाथवे क्या निकाला गया है? ये तो हार्मोन है ऑक्सिन वाला जो कि करता है कि भैया नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन हो। ऑल्टरनेट पाथवे क्या किया गया? एक माइक्रो आरएनए स्विच मिर्फ 444 जो है इज नोन टू टर्न ऑफ एटलीस्ट 5 जीन्स कॉल्ड मैडबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन। तो ये जो है मिर आरएनए स्विच जो होता है, ये कई सारी एटलीस्ट 5 जीन ऐसी होती है जिनको टर्न ऑफ कर देता है। ठीक, मैड्स बॉक्स बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन बोलते हैं। जो टारगेट जीन यहाँ पे आपको पता है मिर 444 है, जिसको कि मैड्स27 बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रोंग्ड इफेक्ट करता है। क्या इसमें कुछ संशोधन जब करते हो क्या इफेक्ट करता है? एक तो विनियमित करता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को, रूट को डेवलपमेंट को जो है विनियमित करता है, और स्ट्रेस के टॉलरेंस को भी विनियमित करता है। ज़्यादा गर्मी वर्मी हो रही है तो सबको भी जो है ये रेगुलेट करता है। तो अगर हम मैड्स27 जो है इसमें कुछ चेंजेस कर दें तो हम रेगुलेट कर सकते हैं नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन को और इंजीनियर कर सकते हैं ए बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस को। ठीक, बायोटिक और ए बायोटिक 2 फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक वाले चीज़ें होती हैं जो लिविंग थिंग्स है, जैसे प्लांट हो गया। ए बायोटिक क्या हो गया? सनलाइट, वाटर, ये सब ए बायोटिक फैक्टर्स हो गए। ठीक, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी यही है कि इंट्रैक्शन बिटवीन द जो है स्टडी करना, इंट्रैक्शन बिटवीन द ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। बिल्कुल देखो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। अदरवाइज भागते रहो आप चेपा चापी वाले मटेरियल के पीछे, मैं बता रहा हूँ कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो बताएंगे वहाँ पे कि BPCL का पेट्रोल है और ये पर IOCL का है, उनके इतने मतलब वहीं चेपा चापी रिब्रांड। अब देखो हर जगह से चेपा चापी करोगे सेम चीज़ तो उसका नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसका कुछ बताएंगे कंपाइलेशन है, कुछ बताएंगे शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ बताएंगे लिस्टिंग है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, सब वही चीज़ है। एक ही चीज़ को पढ़ो, एक जगह से पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको। ठीक, एक ही चीज़ को 10 जगह से जोड़ के इफ द और ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट करके क्या फ़ायदा है? उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ 5 किसी ने जिसने भी वहाँ पर जुड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार भी पूरा जो है मटेरियल नहीं पढ़ पाया, एक बार भी। 5 साल भी हो गए हो तब भी मैं कह रहा हूँ। और इतना ही अच्छा मटेरियल होता तो उनका खुद ही सिलेक्शन हो जाता। ठीक,
मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो अगर बता भी दें कि हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब प्रीलिम्स मैंने कितनी बार निकाला है, मेंस कितनी बार दी है, तो उनको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, वो खाली कॉपी पेस्ट और मटेरियल की बात कर सकते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत होती है। दूसरा होते ही देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि आप अपनी लकीर खुद बनाओ। दूसरी लोग कैसे होते हैं, कॉपी पेस्ट टाइप वाले, चेपा चापी वाले, वो क्या करेंगे, अपनी लकीर तो बना नहीं पाते खुद से, तो दूसरे के जो है ये काटते रहते हैं, ठीक, ताकि जो है वो खुद मतलब खुद तो वही रहेंगे लेकिन इनको जो है धीरे धीरे काटने लगेंगे ताकि नीचे आ जाए। तो ये परिजीवी टाइप के लोग हैं, जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को संबंधित जो मैंने आपको बताया, माइक्रो आरएनए, ये सब हम चेंजेस करके एब्जॉर्प्शन जो है उसको रेगुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन का एज नाइट्रेट, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, और देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके प्लांट में और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो नाइट्रोजन, एनपीके, पोटेशियम और फास्फोरस जो है नाइट्रोजन, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक। मैंने इससे संबंधित एक पिक्चर भी ग्रुप में शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल, इसीलिए मैं कहता हूँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का जो मोटिवेशनल कोट है कि जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। तो ये मैं अभी बता रहा था आपको, जल्दीबाजी मत करो, सिर्फ चकाचौंध में मत पड़ो, सिर्फ जो है जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरीके के जो लोग हैं मत करो। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे आप जाओ लोकल मार्केट में तो वहाँ खड़े थे, आइए आइए आइए, ये 100 रुपये हर माल, 100 रुपये हर माल, वैसे टाइप का है कुछ, ठीक। तो जीवन की अधिकांश गलतियाँ जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें, ठीक, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और यूपीपीएससी 2022 मेंस के जो है हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। यूपीएससी 2 और यूपीपीएससी 2023 के हमारे जो है पेड ग्रुप चालू हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 20 जुलाई से ऑफिशियली चालू हो जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर और डाउट, सिर्फ डाउट्स वाला भी एक पेड ग्रुप है हमारा, तो इन सबको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा क्या है, 9650347272। इस पर आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। ये पेमेंट लिंक है जो 2023 वाले जो ग्रुप हैं उसमें इंस्टॉलमेंट भी मतलब का भी मतलब प्रावधान है। 5,000 रुपये इनिशियली आप पे करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर से आप लोग से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।